आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के टेस्ट सीरीज नंबर 4 को चौथे टेस्ट को शुरू करते हैं, जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए है। इसके अब तक हम लोग 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ पे सभी वीडियो क्रम से आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चौथे टेस्ट की बात करते हैं, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इसके एक एक प्रश्नों को हम लोग डिटेल से व्याख्या सहित सॉल्व करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, हम लोग चौथे टेस्ट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में अल नजाह का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। अल नजाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रवीण योजना की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा पूरी करने तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना उन छात्रों की मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपनी पढ़ाई और शिक्षा जारी रखने में सक्षम नहीं हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए प्रवीण योजना शुरू किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो मंजरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी की बात किया जाए तो यह दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास हुआ है। ठीक है, वहीं मंजरा की बात किया जाए तो मंजरा यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी में मंजरा आता है, उसके बाद पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता ये सभी गोदावरी की सहायक नदी हैं। गोदावरी नदी की बात किया जाए तो यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ है। नेक्स्ट है, पैंग्योंग तसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पैंग्योंग तसो झील से संदर्भित सही कथन बताना है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है इसमें। पैंग्योंग त्योंग झील की बात किया जाए तो यह झील सिक्किम में स्थित है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि पैंग्योंग तसो झील यह लद्दाख में स्थित है, न कि सिक्किम में। ठीक है, यह लद्दाख में स्थित है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में स्थित है, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि पैंग्योंग त्यों झील की 1/3 हिस्सा भारत के पास 1/3 हिस्सा है, वहीं 2/3 हिस्सा चीन के पास स्थित है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पैंग्योंग तसो झील लद्दाख में स्थित है, लद्दाख राज्य में स्थित है। और एक पॉइंट आप सभी यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, पैंग्योंग त्योंग झील यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे जल की झील है। ठीक है, जो लद्दाख में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कपास उत्पादन की बात किया जाए तो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है, यह पहले स्थान पे है। वहीं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे राजस्थान और चौथे पे आंध्र प्रदेश आता है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कपास उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। ठीक है, वहीं जूट उत्पादन की बात किया जाए, जूट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है भारत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? संजय बारू के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कब किया जाएगा इसका आयोजन? तो 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य
बात किया जाए इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। रोम यह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम की बात किया जाए तो यह इटली की राजधानी है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने। बिग बैंग थ्योरी की बात किया जाए तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मिल्की वे और सौर मंडल से संबंधित है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो यह जॉर्ज लेमेंटेयर ने। आइए कुछ देश और उसके राजधानियों को हम लोग मैच कराते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। लिथुआनिया की राजधानी की बात किया जाए तो लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। ठीक है, विनियस लिथुआनिया की राजधानी है। वहीं अल्बानिया की राजधानी तिराने है। माली की राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी बमाको है। ठीक है, वहीं लिचेस्टीन की राजधानी वाजूद है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा गेम्स वाइड ओपन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, जिसका आधिकारिक नारा गेम्स वाइड ओपन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर रिजर्व और उसकी अवस्थिति को देखते हैं, जो सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। आइए हम लोग इसे देखते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। वहीं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर जिले में स्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित सही कथन देखना है। पहला कथन दिया है, हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण कर दिखाती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। बिल्कुल ये भी कथन सही हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के होने के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन देखा जाता है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो भारत का मानक मध्याह्न समय रेखा की बात किया जाए तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय मध्याह्न रेखा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इसमें 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार प्रश्न रिपीट होता है कि भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गन्ने की फसल की बात किया जाए तो यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। तो बिल्कुल सही है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल में आता है। वही गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गन्ना उत्पादन के लिए तापमान 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री होना चाहिए, न कि 35 और 45। ठीक है, इसको 21 से लेकर 27 डिग्री तक, 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको तापमान की ज़रूरत होती है। वहीं पे 75 सेमी से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथन 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है,
स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन बताना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग, रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। किन 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 लोगों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के द्वारा यह समझौता किया है। इन दोनों के नाम आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है, उसमें कौन कौन शामिल हैं, तो नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन शामिल हैं। ठीक है, और यह समझौता 2022 से लेकर 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होगी। तो वाराणसी के तर्ज पर क्रूज सेवाएं ये कहाँ पे शुरू होगी, तो प्रयागराज में शुरू होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो सही सुमेलित नहीं उसे बताना है। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है, तो यह गलत हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं जर्मनी की राजधानी की बात किया जाए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ये सभी राजधानियाँ सही सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्षुद्र ग्रह की बात किया जाए तो यह पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और शनि की कक्षाओं में नहीं, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, न कि पृथ्वी और शनि के मध्य। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है। वहीं तीसरा कथन कह रहा है सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह आमतौर पर अधिक ठोस और स्वनिहित रहते हैं, न कि पूंछ की उत्पत्ति होती है। वहीं पूंछ की उत्पत्ति की बात किया जाए तो पूंछ की उत्पत्ति धूमकेतुओं द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। वहीं चौथा कथन कह रहा है एस्ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह है। तो बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है जो बृहस्पति की कक्षा के पास पाया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 2 और 4 सही हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक है। एल्बिडो की बात किया जाए तो एल्बिडो किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एल्बिडो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्तित हो जाता है, उसे एल्बिडो कहते हैं। चूँकि हिमपात में उच्च प्रकाशानुपात अर्थात एल्बिडो होता है, इसलिए हिमांक मंडल डेट इज क्रायोस्फीयर में उच्चतम प्रकाशानुपात पाया जाता है। तो एल्बिडो सर्वाधिक कहाँ पाया जा सकता है, तो हिमांक मंडल में पाया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया दैट इज पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ। तो यह 4 अगस्त 2022 को प्रभावी हुआ है। आपराधिक प्रक्रिया दैट इज पहचान अधिनियम 2022 की बात किया जाए तो यह आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 ने कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 का स्थान लिया है, जिससे कैदियों के आइडेंटिफाई करने की अनुमति दी गई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 किस का स्थान लिया है, तो ये कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 का स्थान लिया है। अगला देखते हैं, कुम्हरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
कमरिया घाट पुल की बात किया जाए तो इसमें इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमरिया घाट का निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घाघरा नदी के तट पर किया गया है। ठीक है, घाघरा नदी पर किया गया है। तो कमरिया घाट का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घाघरा नदी पर किया गया है। और ये पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन 2 सही है। भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई है, तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो यह 78.8% जल और 21.3% भूमि से गुजरती है। इंडोनेशिया में भूमध्य रेखा की लंबाई समुद्र और भूमि पर सर्वाधिक है। ठीक है, तो कहाँ पे इसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखते हैं भारत का अंतिम बिंदु और उसके नाम को देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें सबसे उत्तरी ध्रुव, भारत के सबसे उत्तरी ध्रुव को क्या नाम दिया गया है? तो भारत के सबसे उत्तरी ध्रुव को इंदिरा कॉल नाम दिया गया है, जो लद्दाख में स्थित है। वहीं सबसे पश्चिमी ध्रुव की बात किया जाए तो भारत का सबसे पश्चिमी ध्रुव गुहार मोती है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। वहीं सबसे पूर्वी ध्रुव कीबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अंडमान निकोबार समूह में, द्वीप समूह में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन है? तो भारत हो गया है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। वहीं निर्यातक में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भारत है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी भारत ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है। पंचामृत योजना की बात किया जाए तो ये किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। ठीक है, तो पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो यह वाराणसी में की जाएगी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को यहाँ सुमेलित करना है। यहाँ पे शहर और उसकी अवस्थिति के बताना है कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो लाहौर की बात किया जाए तो लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। वहीं लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और न्यूयॉर्क की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। और वान ये राइन नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्यांश प्रधान मध्यांश रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? प्रधान मध्यांश रेखा की बात किया जाए तो ये फ्रांस और घाना से होकर गुजरती है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रधान मध्यांश रेखा की बात किया जाए तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। यह कुल 8 देशों से होकर गुजरता है। और महाद्वीपों की बात किया जाए तो कुल 3 महाद्वीपों से होकर यह रेखा गुजरता है। तो प्रधान मध्यांश रेखा कुल 8 देशों से गुजरता है। कौन कौन से वे 8 देश हैं? तो इसमें यूके यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो स्थित है। वहीं 3 महाद्वीप की बात किया जाए तो कौन से 3 महाद्वीप से गुजरता है? यह यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से ये 3 महाद्वीपों से प्रधान मध्यांश रेखा गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूपर्वती में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? भूपर्वती में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी कौन प्रदान करता है? तो गुरुत्व असंगति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया गया था? तो माटी कला मेला आयोजित कहाँ पे किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। माटी कला मेला का उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य मृदा के बर्तनों और उनकी कला को बढ़ावा देना और मृदा के कारीगरों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। ठीक है, तो माटी कला मेला का आयोजन लखनऊ में किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था।
तो यह 5 से 12 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित किया गया था। ठीक है, बढ़े चलो आंदोलन 5 से 12 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं के साथ जुड़ना और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना स्थापित करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। कब? तो 1855 में। 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा, तो यह गलत हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। और भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलमध्य स्थित है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीली क्रांति संबंधित है, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आगरा और वाराणसी करेगा। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश G20 शिखर सम्मेलन का कुल 4 शहरों में आयोजित करेगा, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा, ये चारों शहरों का नाम आपको याद होना चाहिए। आने वाले PCS एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो 4 शहर कौन कौन सा है? तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया? तो 10 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चयनित कुल 151 पुलिसकर्मियों की सूची में उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भी आकार की घाटियों के संबंधित सही कथन बताना है। आइए देखते हैं, ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत समान तौर पर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, पर्वतों और पहाड़ियों में भी आकार की घाटियाँ समान तौर पर पाए जाते हैं। और वहीं दूसरा कथन दिया है, ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की भी आकार की घाटी है, तो ये भी कथन सही है। ग्रैंड कैनियन की बात किया जाए तो ये अमेरिका की कोलोराडो नदी की सबसे लोकप्रिय भी आकार की घाटी है, तो इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मालदीव, गैबान और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ये 13 देश कौन कौन से हैं? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, युगांडा, केन्या, साओ टोम और प्रिंसिप हैं। ये कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। इसे आप सभी मैप में एक बार देख लेंगे तो आप सभी को ये याद रहेगा, और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? तो महासागर तल विन्यास का विभाजन कौन सा नहीं है? तो टीलाइट नहीं है, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं पे गहरे सागरी मैदान, महाद्वीपीय सीमांत और मध्य महासागरी कटक, ये सभी महासागर तल विन्यास का एक विभाजक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान या फिर माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट के साथ किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान को वैश्विक मंच पर लाने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। अगला देखते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है, तो किसका निकाय है? तो यह खाद्य और कृषि संगठन का। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात किया जाए तो यह
खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, अगला देखते हैं, नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। नंदा देवी चोटी की बात किया जाए तो यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत और देश के भीतर यह उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, वहीं पे पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है भारत का? तो वह K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो पीओके में स्थित है। इसलिए भारत के भीतर सबसे उच्चतम पर्वत की बात किया जाए तो नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे पूर्वी हिमालय के पर्वतों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित क्रम में इसे बताना है। तो आइए देखते हैं, पूर्वी हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है मिसमी पहाड़ी, ये पहले स्थान पे आएगा, सबसे उत्तर में स्थित है। उसके बाद पटकोई बूम आता है, फिर मिकिर पहाड़ी, फिर उसके बाद दक्षिणी छोर में आता है ये लुसाई पहाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो सबसे उत्तर में मिसमी पहाड़ी में पूर्वी हिमालय का सबसे उत्तरी पहाड़ी मिसमी पहाड़ी होगा। उसके बाद पटकोई बूम आता है उसके दक्षिण में, फिर इसके दक्षिण में मिकिर पहाड़ी आता है, फिर इसके दक्षिण में लुसाई पहाड़ी आता है। चलिए अगला देखते हैं, पीताम्बरी एक किस्म है, तो पीताम्बरी सरसों की एक किस्म है। ठीक है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अग्निपथ योजना की बात किया जाए तो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके कार्यकाल पूर्ण होने के बाद 4 साल पूर्ण होने के बाद 25% युवाओं को 15 वर्षों की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। यहाँ 50% नहीं होगा, 25% होगा। ठीक है, इसलिए इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा कुनैन वन स्थित है, तो कुनैन वन कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट अगला है, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो आइए देखते हैं, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो यह गलत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वत और उसकी अवस्थिति को देखते हैं। इसमें 2 सुमेलित हैं, उसे बताना है। निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? तो कोटोपैक्सी की बात किया जाए तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है, तो ये सही है। वहीं वेसुवियस फिलीपींस में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। वेसुवियस कहाँ पे स्थित है? तो इटली में स्थित है। वेसुवियस इटली में स्थित है। वहीं फ्यूजियामा जापान में स्थित है और किलिमंजारो अंगोला में नहीं होगा, तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तो इसमें पूछा है कौन सा 2 सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही सुमेलित हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत जापान में स्थित है। ठीक है, ये सब 2 सुमेलित हैं। वहीं वेसुवियस की बात किया जाए तो वेसुवियस ये इटली में स्थित है और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ये सभी ज्वालामुखी पर्वत कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप सभी याद रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। यहाँ पे उच्चावच और उसके विशेषताओं से संबंधित देखना है। निमग्न द्वीप की बात किया जाए तो निमग्न द्वीप चपटे शिखर के होते हैं, तो बिल्कुल सही है। निमग्न द्वीप चपटे शिखर के समुद्र के
तल में पाए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी उच्चावच हैं ये सभी समुद्र के तल की बात किया जा रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य से देखना है। एटाल की बात किया जाए तो एटाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं, तो ये भी सही है। समुद्री टीला ये गैर ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्री टीला एक ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, गैर ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी उद्भव से होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं अंतः समुद्री कंदराएं ये गहरी घाटियाँ होती हैं, समुद्र के अंदर जो गहरी घाटियाँ होती हैं वह अंतः समुद्री कंदराएं के अंतर्गत होती हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 दिया है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। जगदीप धनखड़ की बात किया जाए तो यह उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है। वहीं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हाल ही में हुआ है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। वहीं अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसे भी आप सभी क्लियर रखिएगा कि अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और वहीं अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो सभी में 3-3 का कॉम्बिनेशन है। आप सभी अगर इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 63 में किया गया है, वहीं 3 ऐड करेंगे। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, फिर 66 में 3 ऐड करेंगे। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। ये तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। और अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, तो आपको उपराष्ट्रपति संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार देख लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित सही कथन बताना है। पहला है, लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो बिल्कुल सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय A++ ग्रेड पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बन गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं NAAC की बात किया जाए तो यह नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद है। यह भारत में एक सरकारी संगठन है जो उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो NAAC अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को किससे पृथक करता है? तो पुलिकट झील से, ठीक है। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप की बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में अवस्थित है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं चिल्का झील की बात किया जाए, चिल्का झील यह ओडिशा में स्थित है और वेम्बनाड झील की बात किया जाए तो यह केरल में स्थित है और कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनाईमुड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। वहीं डोडा बेटा की बात किया जाए, डोडा बेटा यह भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है।
नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मालवी चमत्कार प्रजाति है तो दाल की है। मालवी चमत्कार प्रजाति दाल की है, अर्थात अरहर की प्रजाति है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है, तो गुस्ताओ पेट्रो को। गुस्ताओ पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। वही कोलंबिया की बात किया जाए तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी बोगाटो है। तो कोलंबिया की राजधानी कहाँ पे है, बोगाटो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया है, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के अंतर्गत फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60 अंक स्नातक में होना अनिवार्य है। वहीं दूसरा कथन दिया है कि हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। तो ये भी कथन सही है, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। वहीं तीसरा कथन दिया गया है कि उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता में उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना, तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 30 वर्ष दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। वहीं फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो ये भी कथन गलत होगा। यहाँ 50,000 नहीं होगा, यहाँ 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है। तो फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 30,000 रुपये, न कि 50,000, 30,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीसा पानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चीसा पानी गार्ज किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। ठीक है। चीसा पानी गार्ज नेपाल में स्थित है। गार्ज की बात किया जाए तो गार्ज पहाड़ियों या पर्वतों के बीच स्थित खड़ी चट्टानी दीवारों वाली एक संकरी घाटी होती है। ठीक है, जिनके नीचे एक धारा या नदी प्रवाहित होती है और गार्ज अक्सर घाटी से छोटा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो चीसा पानी गार्ज कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कथन और कारण संबंधित प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं। कथन दिया गया है कि पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंग है। वहीं पृष्ठीय तरंग का कारण दिया गया है, पृष्ठीय तरंग की दिशा में समानांतर कंपन करती हैं। तो यहाँ पे भूकंपी तरंगों से बात किया जा रहा है। भूकंपी तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक भूगर्भिक तरंगे और दूसरा पृष्ठीय तरंगे। तो यहाँ पे पृष्ठीय तरंगों को लेकर प्रश्न बनाया गया है। तो कथन के अनुसार पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंगे हैं। तो बिल्कुल सही है, पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी और सबसे हानिकारक तरंग माना जाता है। तो कथन सही है। वहीं कारक दिया गया है, पृष्ठीय तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। तो कारक गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय तरंगे ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से संचरण करती हैं। ठीक है, यहाँ पे समानांतर कंपन नहीं करती हैं। समानांतर कंपन पी तरंगे अर्थात प्राथमिक तरंगे करती हैं, जो सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये तीनों प्रारूपों में, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीनों पदार्थों में यात्रा करती हैं। यहाँ पे पृष्ठीय तरंगे की दिशा के समानांतर कंपन नहीं करती हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं और उसके स्थान को देखना है। तो नहरों की भूमि पाकिस्तान को कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, नहरों की भूमि पाकिस्तान को कहा जाता है। वहीं गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस को कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार में स्थित, म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है, वहीं वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। ठीक है, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को और डार्क
कॉन्टिनेंट ये अफ्रीका को कहा जाता है। ये सभी सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ परवाज योजना से संबंधित सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो बिल्कुल सही है। अभिनव भारत लिंकेज योजना परवाज जो है ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाएगी। तो यह कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 30% नहीं होगा, 25% सब्सिडी देने की बात कही गई है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, वहीं दूसरा कथन इसका गलत दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परवाज योजना की बात किया जाए, परवाज योजना इसका उद्देश्य है एयर कार्गो के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में कृषि और बागवानी खराब होने वाली फसलों के शिपमेंट के लिए बाजार लिंकेज समर्थन तैयार करना है, जिसमें जो खराब फसल होने वाली होती हैं उसमें 25% सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो यह चित्रकूट में किया गया है। इसका राइट ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के दो जैविक घटक हैं? यहाँ दो जैविक घटक की बात किया जा रहा है। कौन सा दो जैविक घटक हैं? तो इसमें जैविक घटक की बात किया जाए तो सहजीवन और गैर हरे पौधे ये जैविक घटक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं पे जल और भूवैज्ञानिक स्तर ये जो हैं ये सभी अजैविक घटक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या भारत की मृदा के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की मृदा के संदर्भ में काली मृदा की बात किया जाए तो यह काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, ये बिल्कुल सही है। वहीं लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिक अनुपात होता है, ये भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जहां पहले स्थान पे है वहीं मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर हो गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे था। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस समय दाल उत्पादन में शीर्ष स्थान पे राजस्थान हो गया है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस? तो विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया गया है, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष पर्यावरण नहीं होंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। कौन? तो मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसलिए पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। अगला प्रश्न है, बीतीलेउ वानुआलेउ द्वीप हैं। तो किस देश के द्वीप हैं बीतीलेउ और वानुआलेउ? ये फिजी के द्वीप हैं। ठीक है, बीतीलेउ वानुआलेउ ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में कोरो सागर के पश्चिमी में फिजी का सबसे बड़ा द्वीप है। तो फिजी का सबसे बड़ा द्वीप बीतीलेउ है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा द्वीप वानुआलेउ है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है,
वहीं अगला देखते हैं, महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, यूरोप में सबसे अधिक देश है। तो क्या यूरोप में सबसे अधिक देश है? तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है, न कि यूरोप में। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा दिया है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। वहीं तीसरा कथन बताया जा रहा है कि विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्व में दक्षिण अमेरिका नहीं, यहाँ पे अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। तो अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन गलत है। वहीं चौथा कथन दिया है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो बिल्कुल सही है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन कथन 2 और कथन 4 सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है। तो महासागरीय धाराओं की गति को कोरियालिस बल शुरू करता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोरियालिस बल की बात किया जाए तो कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव की वलय। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो महासागरीय धाराओं की गति की शुरुआत किसके कारण होती है? तो यह कोरियालिस बल के कारण होती है। अगला है, भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम है। तो भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना के अभ्यास का नाम उदार शक्ति है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच एक वायुसेना अभ्यास है। भारत और मलेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति है, जो अगस्त 2022 में आयोजित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। यहाँ पे पुरस्कार और वर्ष 2021 में प्राप्तकर्ता बताना है। तो भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2021 में कौन है? तो राहुल द्विवेदी क्या भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं? तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी हैं, यहाँ राहुल द्विवेदी नहीं होंगे। इसलिए पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को, हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरर अग्रवाल को और पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान रजनी गुप्ता को दिया गया। ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और यहाँ पे राज्य और वर्षा जल संचयन प्रणाली दिया है, यहाँ पे मैच कराना है। राजस्थान के वर्षा जल संचयन प्रणाली की बात किया जाए तो यह बोरिस हो जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल का डुंग और पश्चिम बंगाल का डुंग होगा। हिमाचल प्रदेश का कुही और मध्य प्रदेश का बुंदेला टैंक हो जाएगा। ठीक है, ये सभी वर्षा जल संचय प्रणाली हैं। मध्य प्रदेश का बुंदेला टैंक वर्षा जल संचयन प्रणाली है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का बोरिस, पश्चिम बंगाल का डुंग और हिमाचल प्रदेश का कुही और वहीं मध्य प्रदेश का बुंदेला टैंक, ये वर्षा जल संचयन प्रणाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? तो इसे मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उष्ण पर्णपाती वन की बात किया जाए तो ये भारत में सबसे अधिक फैले हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारत में सबसे अधिक फैले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, रेशम के प्रकार और प्रमुख उत्पादक। इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। टसर रेशम, इसके उत्पादक झारखंड है, तो बिल्कुल सही है। वहीं मूंगा रेशम के उत्पादक असम है। ओक टसर के उत्पादक हिमाचल प्रदेश है। शहतूत रेशम के उत्पादक बिहार है, तो यह गलत हो जाएगा। शहतूत उत्पादक के राज्य कर्नाटक है।
कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहाँ पे बिहार नहीं है, इसलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्माइल 75 की बात किया जाए तो स्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्माइल 75 पहल यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, न कि आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक है, वहीं दूसरा कथन कर रहा है भारत सरकार ने स्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है, तो ये भी कथन गलत है। यहाँ पे 100 नहीं 75 नगर निगम की पहचान की गई है। ठीक है, भारत सरकार ने स्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 75 नगर निगम की पहचान की है, तो पहला और दूसरा दोनों कथन गलत हैं। वहीं तीसरा कथन दिया है वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए स्माइली परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, तो बिल्कुल सही है। स्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगर पालिकाओं क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है, तो ये भी कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन युवा गीत का सम्मान राहुल त्रिवेदी को प्रदान किया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात किया जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो रूस में स्थित है, यह पहले स्थान पर आ जाएगा। वहीं तंगानिका ये दूसरी ऑप्शन के अनुसार देखा जाए दूसरी गहरी झील है, जो तंजानिया, कांगो और जाम्बिया में स्थित है। वहीं कैस्पियन सागर तीसरे स्थान पर स्थित है गहराई के मामले में, और चौथे स्थान पे बोस्टोक है, जो अंटार्कटिका में स्थित है। तो इसके क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले बैकाल आ जाएगा, तीसरा, फिर उसके बाद तंगानिया दूसरा, और फिर चौथा और पहला। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस में स्थित है। वहीं कैस्पियन सागर की बात किया जाए तो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश की तो यह ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान स्थित है। ठीक है, और बोस्टोक ये अंटार्कटिका की झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे पर्वत के प्रकार और उसके उदाहरण बताना है। तो आइए देखते हैं। वलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? तो एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। वहीं ब्लैक पर्वत का उदाहरण राइन घाटी है, ब्लैक पर्वत का उदाहरण राइन घाटी है। अवशिष्ट पर्वत की बात किया जाए तो अवशिष्ट पर्वत गिरनार पहाड़ियाँ हैं, और ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो पर्वत है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्षिण चीन सागर की बात किया जाए तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है। यह चीन, ताइवान, फिजी, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में स्थित है। यह चीन, ताइवान, फिजी, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, वियतनाम के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही है। वही निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जीता है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जिसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है? तो उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर
विकसित करने के लिए कौन सी कंपनी है? तो हीरानंदानी समूह की है। हीरानंदानी समूह उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित करेगी। कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? तो अल्पकालिक नदी का उदाहरण लूनी नदी है। अल्पकालिक नदी किसे कहा जाता है? तो ऐसी नदी को जो केवल तभी बहती है जब वर्षा होती है या फिर बर्फ पिघलती है, तो ऐसे नदी को अल्पकालिक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे मानसून विराम कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? अरेबिका और रोबस्टा ये कॉफ़ी की किस्में हैं। ठीक है, जो भारत में पाई जाती हैं। अरेबिका और रोबस्टा ये भारत में पाई जाती हैं। ये एक कॉफ़ी की प्रजाति है। निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा की बात किया जाए तो यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा हर साल कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो बड़ा इमामबाड़ा ये आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बड़ा इमामबाड़ा कब बनाया गया था? 1784 में बनाया गया था। कहाँ पे? तो लखनऊ में बनाया गया था। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में किसके द्वारा बनाया गया था? तो आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। अगला है, ओट्रांटो जलमर्मद किसके बीच स्थित है? तो ओट्रांटो जलमर्मद एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य स्थित है। ठीक है, एड्रियाटिक जलमर्मद यह इटली और अल्बानिया से अलग करता है, इटली को अल्बानिया से अलग करता है। तो ओट्रांटो जलमर्मद एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? यहाँ जो दो सुमेलित हैं उसे बताना है। उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे महाद्वीप और उसके उच्चतम शिखर बताना है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उच्चतम शिखर माउंट एकांकागुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले है। ठीक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम शिखर माउंट कोसिस्को है, तो यह सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का उच्चतम शिखर की बात किया जाए तो माउंट मैकिनले है, तो यह गलत हो जाएगा। इसका उच्चतम शिखर माउंट एकांकागुआ है। वहीं यूरोप का उच्चतम शिखर माउंट एल्ब्रुस है, ये सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा दो सुमेलित हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम शिखर माउंट कोसिस्को है और यूरोप का उच्चतम शिखर माउंट एल्ब्रुस है, ये दोनों सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं उत्तरी अमेरिका का उच्चतम शिखर माउंट मैकिनले और दक्षिणी अमेरिका का उच्चतम शिखर माउंट एकांकागुआ है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बृहत संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बृहत संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंडों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। ह्यू, फ्लो और स्लाइड बृहत संचलन के 3 रूप हैं, तो इसमें कौन सा कथन सही है इसे बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बृहत संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृति एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि बृहत संचलन गुरुत्वाकर्षण को शक्ति सहायक होती है। बृहत संचलन गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, ये भू आकृति एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं ह्यू, फ्लो, स्लाइड बृहत संचलन के 3 रूप हैं, ये कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा, केवल कथन 2 सही है। अगला देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित है। तो ब्लैक डेथ किससे संदर्भित है? तो यह बुबोनिक प्लेग से संबंधित है। ठीक है, ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं, यह वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है, तो यह कथन गलत हो जाएगा।
क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की नोडल मंत्रालय है। किसकी है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की, न कि वित्त मंत्रालय की, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कथन दिया गया है, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। तो ये कथन सही है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापमान की बात किया जाए तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, तो बिल्कुल सही है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। सूर्यताप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारण है, तो ये भी कथन सही है। सूर्यताप के कारण ही तापमान में मुख्य वितरण का मुख्य कारण सूर्यताप है, तापमान वितरण का मुख्य कारण सूर्यताप है, ये भी कथन, दोनों कथन इसका सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था, इसका राइट ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वहीं हरित क्रांति की बात किया जाए तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं भारत का हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बिल्कुल सही है, भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं पहला सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ठीक है, चीन चाय का पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय के लिए 150 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी कथन सही है। चाय के लिए 150 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा आवश्यक है और साथ ही में यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। यहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? यहाँ कोई 2 सुमेलित है, उसे बताना है। आइए देखते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जिला दिया गया है और उसके स्थापना वर्ष को देखना है, कौन सा 2 सही सुमेलित हैं। बुलंदशहर की स्थापना 1823 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। संभल जिले की स्थापना 1803 में, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? संभल जिले की स्थापना की बात किया जाए तो इसको 2011 में इस जिले की स्थापना की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं मथुरा जिले की स्थापना 1804 में, यह सही है। अलीगढ़ जिले की स्थापना 1997, तो ये गलत हो जाएगा। अलीगढ़ जिले की स्थापना 1803 में की गई थी। ठीक है, तो इसमें पूछा है 2 सुमेलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही सुमेलित है, बुलंदशहर और मथुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले पूछा जा रहा है, तो इसमें केवल 1 मामले दर्ज किए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात किया जाए तो वर्ष 2021 में अपराध के कुल देश भर में 378 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कुल 100 केस दर्ज किए गए हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे केवल 1 मामले दर्ज किए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो लीबिया जो है लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। वहीं पे मिस्र, यमन और सऊदी अरब, इनके साथ साथ सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये सभी लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। लाल सागर की बात किया जाए तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर की एक प्रवेशिका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कथन और कारण संबंधित प्रश्न दिया गया है, आइए इसे देखते हैं। कथन दिया गया है कि सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे डेथ वैली होगा। डेथ वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। किससे? तो डेथ वैली को, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। वहीं कारण दिया है
मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। तो बिल्कुल सही है, मोजाम्बे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन गलत है परंतु कारण सही है। ठीक है, सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो सिलिकॉन वैली ये उत्तरी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन से देश हैं? तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इथोपिया, जिबूती और सोमालिया ये सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। इसमें दक्षिणी सूडान नहीं शामिल है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात किया जाए तो इसमें इथोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया ये सभी देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से ये सभी देश जाने जाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें दक्षिणी सूडान शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 101 दिया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो किस राज्य को 100 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो यह नागालैंड को मिला है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागालैंड को 100 वर्षों के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। वहीं बात किया जाए इसका पहला रेलवे स्टेशन का, तो इससे पहले नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन 1903 में खोला गया था। कब खोला गया था पहला स्टेशन इसका? तो 1903 में। ठीक है, जिसके बाद अब जाके इसे दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ है, तो इसलिए यह चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमेठी जिले का गठन हुआ था। तो अमेठी जिले का कब गठन हुआ था? तो वर्ष 2010 में। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमेठी जिले की बात किया जाए तो अमेठी उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल के एक जिले का नाम है और गौरीगंज शहर अमेठी जिले का मुख्यालय है। ठीक है, तो अमेठी जिले का गठन वर्ष 2010 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ चक्रवात के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया है, चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती हैं। बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन दिया है, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती हैं। ये दोनों कथन इसका सही है। बात किया जाए चक्रवात की, चक्रवात एक बड़े पैमाने वाली वायु राशि है जो निम्न वायुमंडलीय दबाव वाले एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमती है और चक्रवाती केंद्र इससे कम वायुमंडलीय दबाव वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो चक्रवात के केंद्र का जो केंद्र होता है वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसी कारण वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती हैं। तो चक्रवात संदर्भित ये दोनों कथन इसका सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय तूफान और राज्य को देखते हैं। इसमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सा दो सुमेलित हैं। इसमें कोई दो सुमेलित है उसे देखना है। आइए देखते हैं। आम्रवर्षा की बात किया जाए तो आम्रवर्षा कर्नाटक में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, आम्रवर्षा कर्नाटक में होता है। ये पहला इसका सुमेलित है। ब्लासम सावर ये मणिपुर में नहीं होता, ब्लासम सावर केरल का है। ठीक है, ब्लासम सावर केरल का है। और वहीं नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल का है, बिल्कुल सही सुमेलित है। लू तमिलनाडु का नहीं, यह लू जो है उत्तरी मैदान का है। ठीक है, उत्तरी मैदान का है। तो इसमें पूछा है कोई दो सुमेलित हैं, तो इसमें पहला और तीसरा सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए कथन और कारण को देखते हैं हम लोग। कथन दिया गया है भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है, तो बिल्कुल सही है, दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश भारत है। वही कारण दिया गया है कि भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है, तो कारण इसका गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है, साथ ही में यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है, तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के द्वारा, दैट इज UNHCR के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला है, पश्चिम सेत जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी? तो पश्चिम सेत जल विद्युत परियोजना ये नेपाल में बनाई जाएगी। ठीक है,
इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पश्चिम से जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो यह भारत के सहयोग से नेपाल में बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पनामा नहर के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, न कि हिंद महासागर को, ठीक है। और वहीं इसे वर्ष 1914 में खोला गया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो पनामा नहर की बात किया जाए तो पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं। इसमें कथन दिया गया है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित हैं, तो यह गलत हो जाएगा। विश्व के प्रमुख मरुस्थल ये कटिबंधों के पश्चिमी भाग में स्थित होते हैं, पूर्वी भाग नहीं होगा, यहाँ पे पश्चिमी भाग होगा, ठीक है। तो इसका कथन गलत हो जाएगा। वहीं कारण दिया गया है कि पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है, तो कारण बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा जैसे कैलिफोर्निया जलधारा, बेंगुएला जलधारा और पेरू जलधारा, ये सभी ठंडी जलधाराओं के कारण पश्चिमी तट में प्रसार होने से यहाँ का मौसम शुष्क हो जाता है। इसी कारण पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। तो इसमें कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, यहाँ संरक्षित क्षेत्र और राज्य को मैच कराना है। आइए देखते हैं। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य ये नागालैंड में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य झारखंड बन गया है। इसका राइट ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यह 4000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दैट इज ITI के उन्नयन के लिए कुल 4000 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल 9 जिलों से होकर गुजरता है। ये 9 जिले कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, मऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और गाजीपुर है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल उत्तर प्रदेश के 9 जिले से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती हैं। तो ये बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से निकलकर बिहार में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जहाँ बिजनौर से प्रवेश करती हैं वहीं बलिया से ये निकल जाती हैं, इसे याद रखिएगा। बलिया से ये निकलकर बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। गंगा नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है, तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। रबड़ उत्पादक की बात किया जाए तो सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश है तो यह थाईलैंड है। वहीं दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया आता है और तीसरे स्थान पे वियतनाम आता है रबड़ उत्पादन में, और चौथे स्थान पे भारत आता है। तो यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में आरोही क्रम में कह रहा है, तो सबसे कम दिए गए ऑप्शन में सबसे कम उत्पादन करने वाला जो देश है तो उसे सबसे पहले रखेंगे, तो सबसे पहले भारत आएगा, उसके बाद वियतनाम का स्थान आएगा, तो पहला और तीसरा पहले आएगा, तो ऑप्शन में सी इसका सही है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रबड़ उत्पादन में बात किया जाए, रबड़ उत्पादन में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश
थाईलैंड है, इसे याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ मंदिर और उसके स्थान को मैच कराना है। आइए देखते हैं। बांके बिहारी मंदिर की बात किया जाए तो बांके बिहारी मंदिर यह वृंदावन में स्थित है। वहीं द्वारकाधीश मंदिर ये मथुरा में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है और राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में SECC दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस अर्थात सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। तो बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 1931 के बाद पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय हैं जबकि जनगणना के तहत सभी डेटा सार्वजनिक हैं। ठीक है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत यहाँ पे सभी डेटा सार्वजनिक है, न कि गोपनीय। ठीक है, वहीं जनगणना के तहत सभी डेटा गोपनीय रखा गया है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ बांध और नदी को मैच कराना है। आइए देखते हैं। न्यूरेक बांध किस नदी पर स्थित है? न्यूरेक बांध यह वक्स नदी पर स्थित है। ठीक है, वहीं ग्रैंड कुली बांध ये कोलंबिया नदी पर स्थित है और असवान बांध ये नील नदी पर स्थित है और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए घास की भूमि और देश को मैच कराते हैं। वेल्ड घास की भूमि किस देश में पाया जाता है? तो वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वहीं पुस्ताद ये हंगरी में पाया जाता है। पंपास जो है अर्जेंटीना का है और डाउन्स की बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसका सही ऑप्शन सी सही होगा, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे प्रवाल भित्ति के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहाँ जल साफ होता है, तो ये भी कथन सही है। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, न कि अमेजन। ठीक है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1% भाग हैं, तो ये भी कथन सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला कथन प्रवाल भित्ति से संबंधित पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति अमेजन नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ होगा। बाकी सभी ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो यह मंडला जिला बना है। मंडला जो मध्य प्रदेश का जिला है, यह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। कार्यात्मक रूप से साक्षर की बात किया जाए तो एक व्यक्ति कार्यात्मक रूप से साक्षर कहलाता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम होता है, तो उसे कार्यात्मक रूप से साक्षर माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ उत्तर प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास में सही कथन बताना है। इसमें पहला कथन दिया गया है कि इसे 200 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये 200 करोड़ नहीं, यहाँ पे 583 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये भी कथन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकास के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मेसर शिवराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
के बीच त्रिपक्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, न कि केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच। इसलिए इसका दोनों कथन गलत होगा। इसका राइट ऑप्शन डी सही होगा, न तो एक न ही दो कथन इसका सही है। ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओस के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं, तो बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन दिया गया है, मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है, ये भी कथन सही है। इसका दोनों कथन सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प, जो जलवाष्प होता है इसके संघनन से बनने वाली जल की बूंद होती है, ठीक है। वहीं मेघाच्छादित मौसम, जो बादल छाए रहते हैं, तो बादल के दौरान ओस के निर्माण नहीं होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। तो ये दोनों कथन इसका सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसमें नदी और गुजरती शहर को देखते हैं, कौन सा नदी किस शहर से होकर गुजरती है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है उसे बताना है। गंगा नदी अनूप शहर से गुजरती है, तो बिल्कुल सही है। रामगंगा ये बरेली से गुजरती है, ये भी सही है। यमुना बागपत से, ये भी सही है। सरयू सुल्तानपुर से नहीं, सरयू अयोध्या से गुजरती है। इसलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरयू ये अयोध्या शहर से गुजरती है, न कि सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से गोमती नदी गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थानांतरण कृषि और क्षेत्र को। झूम कृषि की बात किया जाए, झूम कृषि, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है उसे बताना है। तो झूम कृषि ये पश्चिमी घाट में नहीं होता है, झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्य में होता है, ठीक है। वहीं वाल्ट्रे ये मध्य प्रदेश में नहीं होता, ये राजस्थान में होता है। पूनम की बात किया जाए तो ये केरल में होता है, उड़ीसा में नहीं, ठीक है। और खिल ये हिमालयी क्षेत्र का है, खिल कृषि ये हिमालयी क्षेत्र का है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। खिल हिमालयी क्षेत्र का कृषि है, ठीक है। झूम कृषि कहाँ का है, तो उत्तर पूर्वी राज्य का। और वाल्ट्रे ये राजस्थान का, पूनम जो है केरल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निक्सटामलाइजेशन तकनीक संदर्भित करती है, तो निक्सटामलाइजेशन तकनीक किसको संदर्भित करती है? यह मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को करती है, ठीक है। तो निक्सटामलाइजेशन मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को निक्सटामलाइजेशन तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संदर्भ में जो सही कथन नहीं है उसे बताना है। आइए देखते हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि जल का शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के जल शुल्क नियमावली 2022 के अनुसार जल का 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा। लखनऊ वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो ये कथन गलत है। नए नियमावली के अनुसार लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले यहाँ नहीं लिया जाता था, लेकिन अब वहाँ के लोगों को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली के संदर्भ में ये सभी कथन देखें तो जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर देय नहीं होगा और वर्तमान निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी देय होगा। ये सभी सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। मध्यम मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो मध्यम मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? ये 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मध्यम मंडल की बात किया जाए तो यह समताप मंडल और ताप मंडल के बीच स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर देशों को अवरोही क्रम में बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश देखा जाए तो नेपाल है, ये पहले स्थान पे आ जाएगा। वहीं दूसरे क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पे श्रीलंका आता है और तीसरे पे भूटान हो जाएगा, चौथे पे मालदीव। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत पर विमान के लिए उपयोग की जाती है, तो समताप मंडल में। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो 31वां व्यास सम्मान यह डॉक्टर अंसारी वजाहत को प्रदान किया गया है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यास सम्मान की बात किया जाए तो व्यास सम्मान हिंदी लेखकों को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। इनके नाटक महाबली के लिए यह पुरस्कार इनको मिला है। अगला है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को चुना गया है, तो खुर्शीद अहमद को चुना गया है। ठीक है, इसमें केवल एक लोगों को चुना गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 की बात किया जाए, देश भर के कुल 46 शिक्षकों की सूची में उत्तर प्रदेश के केवल एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं। तो कौन सा बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए काले होते हैं, तो यह इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्बो स्टेटस बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त काले होते हैं। ये बादल पृथ्वी के सतह के बहुत निकट पाए जाते हैं और ये लगातार वर्षा करते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो कौन सा झील संत कबीर नगर में स्थित है, तो यह बखीरा झील हो जाएगा। बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। वहीं बात किया जाए राधाकुंड झील की, तो राधाकुंड झील ये मथुरा में स्थित है। बघेल ताल ये बहराइच में स्थित है। कीठम झील की बात किया जाए तो कीठम ये सूर सरोवर नाम से जाना जाता है। कीठम झील को सूर सरोवर नाम से जाना जाता है। ये रामसर स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है, तो बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किसका संस्करण है। तो आम्रपाली आम किसका संस्करण है, तो यह नीलम और दशहरी का संस्करण है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारिजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है। तो किस देश ने मारिजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है, तो यह थाईलैंड ने। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मारिजुआना की बात किया जाए तो मारिजुआना एक औषधि है जिसका उपयोग चिकित्सा, मनोरंजक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित हैं। ये चर्चा में क्यों हैं, तो ध्यान दीजिएगा। रूपल चौधरी कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीती हैं। 17 वर्षीय रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो रूपल चौधरी बनी है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैं। इसलिए ये चर्चा में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। तो भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है, तो 43%। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का लगभग 43% भाग क्षेत्र मैदानी है, वहीं 30% क्षेत्र पर्वतीय और 27% क्षेत्र पठारी है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जलोढ़ मृदा ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श होती हैं, तो बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श होती हैं। जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है, तो इसका दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा की बात किया जाए, जलोढ़ मृदा समग्र रूप से बहुत उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ देखना है। पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज के
की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। उगते सूरज की भूमि के रूप में जापान को जाना जाता है, न कि दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका केवल एक कथन सही है। अगला देखते हैं, रामसर स्थल और राज्य को इसमें बताना है कौन सा किस में है। तंपारा झील की बात किया जाए, तंपारा झील ये उड़ीसा में है। वहीं यशवंत सागर ये जो है मध्य प्रदेश में है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश का है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में और त्रिंचागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है। तो तालों का शहर अलीगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवनालिका अपर्दन संबंधित है, तो अवनालिका अपर्दन जल से संबंधित है, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ कुछ बांध और परियोजनाएं दिए गए हैं, इसके नाम यहाँ बताना है कौन सा बांध परियोजना किस जगह स्थित है। तो राजघाट बांध परियोजना की बात किया जाए तो राजघाट बांध परियोजना ये ललितपुर में स्थित है। वहीं माता टीला बांध झांसी में स्थित है। और मूसा खड्ड बांध की बात किया जाए तो मूसा खड्ड बांध ये चंदौली में स्थित है। और कनहर बांध ये सोनभद्र में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी फैक्ट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की बात किया जाए तो यह सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत गौरव योजना के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पे भारत गौरव योजना के संदर्भ में सही कथन जो नहीं है उससे बताना है। पहला कथन दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती है। तो ये कथन गलत है। क्योंकि भारत गौरव योजना के अंतर्गत ट्रेन निजी कंपनियों और साथ ही IRCTC दोनों द्वारा संचालित होती हैं, न कि केवल निजी कंपनियों के द्वारा, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, तो दूसरा कथन इसका सही है, भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत गौरव योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, केवल कथन एक सही नहीं है, ठीक है। जो सही नहीं है उसे बताना था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, भारत की पहली शैक्षणिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली शैक्षणिक टाउनशिप कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है। तो किस नदी को काराकोरम में मृत्यु नदी के रूप में जाना जाता है, तो श्योक नदी को। श्योक नदी की बात किया जाए तो यह सिंधु की सहायक नदी है। और यारकंडी में श्योक नदी का अर्थ है मृत्यु या मौत की नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यह त्रिची में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं माफ़ करिएगा, यहाँ पे कौन से देश सीमा साझा करते हैं कैस्पियन सागर के साथ, इसे बताना है। तो इसमें रूस और तुर्कमेनिस्तान ये दोनों देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश में रूस और तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान ये सभी देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों हम लोग चौथे टेस्ट के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।